फ़लस्तीन की आज़ादी का मिशन, यहूदियों को कदम कदम पर धूल चटाने वाला, अकेला ही आलम कुफ्र से टकराने का हौसला रखने वाला, पाक धरती का एक अजीम मुजाहिद। कुफ्र पर लावे की तरह बरसने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। खुद को नुकसान से बचाना चाहते हो तो अपनी चूंच बंद रखो, मैंने बड़े खराब लहजे में कहा। इस वक्त तुम मेरे रहमो करम पर हो और मैं तुम्हारी हर्जा सराइयां सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अल्बर्ट ने चुप साध ली। मेरे लहजे से उसने अंदाजा कर लिया था कि अब उसके साथ किसी किस्म की रायत नहीं बरतूंगा। वो हाथ बुलंद किए खड़ा रहा। चंद मिनट बाद जैक्सन 3 आदमियों के साथ वापस आ गया। इन लाशों को ठिकाने लगाना है, जैक्सन ने उन लोगों से कहा जिन्हें वो अपने साथ लाया था। इन्हें ठिकाने नहीं लगाना बल्कि फोर्ड की डिक्की में ठूंसना है। फोर्ड की चाबियां इग्निशन में ही होंगी। फोर्ड के नीचे भी एक लाश पड़ी है, उसे भी कार की डिक्की में ठूंस कर डिक्की बंद कर दो। और जैक्सन तुम मेरे करीब आओ। जैक्सन मेरे नजदीक आ गया। मैंने उससे कहा कि वो पीटर को बुला लाए, जो अंधेरे गोशे में छुपा मेरा इंतजार कर रहा होगा। जैक्सन पीटर को बुलाने चला गया और उसके आदमी तीनों लाशें फोर्ड की डिक्की में ठूंसने में मसरूफ हो गए। वो बड़ी तेजी और महारत से काम कर रहे थे। चंद ही लम्हों में पीटर भी आ गया। मुझे जैक्सन ने बताया है, उसने पुरजोश अंदाज में कहा कि तुमने तन्हा उन सब पर काबू पा लिया है। काबू में तो सिर्फ एक ही दरिंदा आया है, बकिया 3 तो हमेशा के लिए काबू से बाहर हो गए। मेरी बात सुनकर पीटर जोर से हंसा। वाकई तुमने कमाल कर दिया, उसने कहा। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इन लाशों को किस तरह ठिकाने लगाओगे? लाशें वही ठिकाने लगाएगा जिसने इन गधों को यहाँ भेजा था। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वरना इन लाशों के पैकेट बनाकर बड़े एहतमाम से उनकी खिदमत में रवाना करते। क्या मतलब? पीटर ने चौंक कर कहा। तुम क्या करना चाह रहे हो? अभी बताता हूँ, मैंने कहा और जैक्सन से मुखातिब होकर बोला, तुम यहाँ आकर जरा रिवॉल्वर संभालो और इसे कवर किए रहो। मेरा इरादा इसे जान से मारने का नहीं है, लेकिन अगर ये कोई हरकत करने की कोशिश करे तो तुम इसे बेदरेग गोली मार सकते हो। हमें इसकी जिंदगी की कोई खास जरूरत भी नहीं है। जैक्सन ने मुझसे रिवॉल्वर ले लिया और अल्बर्ट को कवर करके खड़ा हो गया। मैंने फोर्ड के नजदीक जाकर उन लोगों के काम का जायजा लिया। डिक्की में आखिरी आदमी ठूंसा जा रहा था। तीनों लाशें डिक्की में ठूंसे जाने के बाद डिक्की बंद होने की गुंजाइश नहीं रह गई थी। कुछ भी करो, मैंने उन लोगों से कहा, लेकिन डिक्की बंद होना जरूरी है। उन लोगों ने डिक्की बंद करने की कोशिश शुरू कर दी और चंद मिनट के बाद किसी न किसी तरह डिक्की बंद करने में कामयाब हो गए। अब तुम लोग जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, मैंने उन लोगों से कहा, मगर जाने के बजाय वो इस्तफामिया अंदाज में पीटर की तरफ देखने लगे। क्या तुम लोग बहरे हो? पीटर गुर्राया। तुमने सुना नहीं एलन ने क्या कहा है? और क्या तुम्हें मेरी इस हिदायत का इल्म नहीं कि एलन के हर हुक्म पर हर्फ बहरफ अमल किया जाए? वो तीनों सर झुकाकर चले गए और पीटर मुझसे बोला, मेरा ख्याल है तुम ये लाशें ओलियो हावर्ड को भिजवाओगे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है पीटर, उसे सबक देने के लिए ये जरूरी है ताकि आइंदा वो तुम्हें या तुम्हारे किसी आदमी को परेशान न करे। इस शख्स का मसला भी तो है जिसे जैक्सन ने कवर कर रखा है। इसका क्या करोगे? इसका नाम अल्बर्ट है और ये हारूत राबेल का एक अहम आदमी है। मैंने कहा, इसे हम यरगमाल बनाएंगे और इस पर तशद्दुद करके इससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ कोई महफूज जगह है? क्यों नहीं? पीटर ने बेहद खुश होकर कहा, बहुत सी जगह हैं जहाँ तुम इस पर दिल खोल कर तशद्दुद कर सकोगे। इस क्लब के अलावा कोई जगह चाहिए, और अगर वो जगह ओलियो हावर्ड की नजरों में ना आई हो तो ज्यादा बेहतर होगा। ये जमानत तो बहरहाल नहीं दी जा सकती कि मेरे कौन कौन से ठिकाने उसकी नजरों से ओझल हैं। ताहम ये जरूर है कि वहाँ कितनी ही चीखों पुकार क्यों ना हो, आवाजें बाहर नहीं जा सकेंगी। इतना भी बहुत है। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, आओ अब दीगर इंतजामात भी कर लें। हम वापस जैक्सन के करीब आए और मैंने रिवॉल्वर उससे लेकर जेब में डाल लिया। तुम अपने हाथ गिरा सकते हो अल्बर्ट, मैंने कहा, लेकिन यह ख्याल हर वक्त जहन में रखना कि मैं 1 सेकंड से भी कम वक्फे में न सिर्फ रिवॉल्वर जेब से निकाल सकता हूँ, बल्कि इससे सही निशाने पर फायर भी कर सकता हूँ। लिहाजा किसी भी गलत हरकत के नतीजे में अपनी जिंदगी के जिम्मेदार तुम खुद होगे। अल्बर्ट ने हाथ गिरा दिए। फिर हम उसे लेकर पीटर के ऑफिस में आए, जहाँ सबसे पहले मैंने उसके हाथ पुश्त पर ले जाकर मजबूती से बांध दिए ताकि उसकी तरफ से कोई गलत हरकत करने का खदशा ही खत्म हो जाए। फिर मैंने कलम कागज संभाला और लिखने बैठ गया। प्यारे ओलियो हावर्ड, मैंने तुम्हारे आदमियों को नजरअंदाज करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो मुझे मजबूरन मैदान अमल में उतरना पड़ा।
फिलहाल तुम्हारे 3 आदमी तोहफतन तुम्हें अरसाल कर रहा हूँ। इन्हें कार की डिक्की से निकलवा लो। तुम्हें सुबह 10 बजे तक की मोहलत दी जा रही है। पीटर के जिस आदमी को तुमने कैद कर रखा है, अगर उसे ना छोड़ा तो फिर तुम्हें अल्बर्ट का तोहफा रवाना किया जाएगा और उसके बाद बराह रास्त तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है तुम अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए कैदी को रिहा कर दोगे और आइंदा पीटर या उसके किसी आदमी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। खिलाफ वर्जी करने की सूरत में पेश आने वाले हालात के जिम्मेदार सरासर तुम खुद होगे। फकत तुम्हारा खैर खा अली यार खान। खत लिखने के बाद मैंने उस पर एक नजर डाली और खत पीटर की तरफ बढ़ा दिया। इसे पढ़ो, मैं अभी आता हूँ। खत पीटर के हवाले करके मैं क्लब के हाल में चला गया। हाल में एक भी मेज खाली नहीं थी। मेरी नजरें स्लोया को तलाश कर रही थी। इस रश में किसी को ढूंढ लेना आसान नहीं था, मगर वो मुझे नजर आ ही गई और नजर आने की वजह यह थी कि उसने हाथ उठाकर मुझे इशारा किया था। मैंने जवाबन उसे इशारा किया और वो उठकर मेरे पास चली आई। तुमने बहुत देर कर दी। अल्बर्ट और उसके साथी तो यहाँ से जा भी चुके, स्लोया ने कहा। मैं कोई जवाब दिए बगैर उसे बाहर ले आया। अंदर बहुत शोर था और चिल्लाकर बात करना मुझे कतन पसंद नहीं। तुम फोर्ड में जाकर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ, मैंने स्लोया से कहा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। तुम शायद अपने हवास में नहीं हो। मुझे उन लोगों की कार में क्यों बैठने को कह रहे हो? अच्छा तो फिर यहीं ठहरो, मैंने झिंझिलाकर कहा। मैं पीटर को लेकर आ रहा हूँ। स्लोया के जवाब सुने बगैर मैं ऑफिस से पीटर को बुला लाया। स्लोया अभी तक वहीं मौजूद थी जहाँ मैं उसे छोड़ कर गया था। हम खुद ओलियो हावर्ड तक तोहफा पहुँचाने जाएंगे। वापसी वहाँ होगी जहाँ अल्बर्ट को रखा जाएगा। तुम जैक्सन से कह दो कि वो अल्बर्ट को इस मकाम पर मुंतकिल करा दे जो तुमने तजवीज किया है। पीटर सर को असबाती जुम्बश देकर चला गया और स्लोया मेरे पीछे पड़ गई। अल्बर्ट तुम्हारे हाथ कैसे लग गया और तुम ओलियो हावर्ड तक कौन सा तोहफा पहुंचाने जा रहे हो? मैंने अल्बर्ट के तीनों साथियों को मार दिया है, मैंने स्लोया के साथ पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए कहा, और अल्बर्ट को पकड़ लिया है। अब ओलियो हावर्ड को 3 लाशों का तोहफा जाएगा और अल्बर्ट यरगमाल के तौर पर हमारे कब्जे में रहेगा। जब ओलियो हावर्ड उस आदमी को छोड़ देगा जिसे उसने पकड़ रखा है तो हम भी अल्बर्ट को रिहा कर देंगे, वरना उसे एक और तोहफा रवाना किया जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। स्लोया चलते चलते रुक गई। क्या तुम ये समझते हो कि उस इमारत में दाखिल होने के बाद अपनी मर्जी से वहाँ से निकल आओगे? चलती रहो, रुको मत, मैंने उसे कहा। तुमने ये क्यों फर्ज कर लिया कि उस तक लाशें पहुँचाने के लिए इमारत में दाखिल होना ही जरूरी है? और किस तरह उस तक लाशें पहुँचाओगे? स्लोया ने कहा। और वो लाशें हैं कहाँ? कार में बैठ जाओ, मैंने उसके लिए फोर्ड का अगला दरवाजा खोलते हुए कहा। बकिया बातें ड्राइविंग के दौरान भी हो सकती हैं। स्लोया झिझकती हुई अगली नशिस्त पर बैठ गई और मैंने कार का दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट संभाल ली। चाबियां इग्निशन में ही मौजूद थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। स्लोया ने बेसब्री का मुजाहरा किया। जरा देर सब्र कर लो, पीटर आ रहा है, मैंने क्लब के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। मैंने हिदायत दे दी है जैक्सन को, वो मुंतकिल करने के इंतजामात कर रहा है। पीटर ने कार के नजदीक आकर मुझसे कहा, ठीक है, तुम वो खत मेरे हवाले करो और अपनी गाड़ी में मेरे पीछे आओ। पीटर से खत लेकर मैंने कार स्टार्ट करके चला दी। तुमने उससे कौन सा खत लिया है? स्लोया ने एक और सवाल किया। खुद पढ़ कर देख लो, मैंने बेजारी से खत उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसने कार की अंदरूनी लाइट जलाकर खत पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा खत पढ़ चुकने के बाद वो हिज़यानी अंदाज में मुझसे बोली, तुमने मुझे इस गाड़ी में क्यों बिठा दिया? इसमें तो 3 लाशें भी मौजूद हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम क्या करती? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। मैं इस गाड़ी में हरगिज न बैठती। लाशों के साथ सफर करने का तस्वुर भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। बेवकूफी की बातें मत करो स्लोया, मैंने नाखुशगवार अंदाज में कहा। लाशें तुम्हें खा नहीं जाएंगी। तुम्हें क्या मालूम कि मुझ पर क्या गुजर रही है? स्लोया ने जुर्जरी ली। खुद पर काबू पाने की कोशिश करो स्लोया, वरना मैं तुम्हें रास्ते में ही उतार दूंगा। मैंने उसे धमकी दी। मेरी धमकी कारगर साबित हुई और स्लोया ने ताज़ा हवा में चंद गहरे गहरे सांस लेने के बाद मुझसे कहा, अगर तुमने मुझे कार से उतार दिया तो शायद मारे खौफ के मैं बेहोशी हो जाऊंगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो इस वक्त ओलियो हावर्ड का सबसे अहम मोहरा हो। क्या उन लोगों ने क्लब में तुम्हें देखकर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार किया था? मैं इस बात पर हैरान हो रही थी। उन लोगों ने मुझे यूं देखा जैसे उन्होंने जिंदगी में पहले कभी न देखा हो। हालांकि वो सभी मुझसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो तुम्हें देखकर सिर्फ अनजान ही नहीं बनेंगे, बल्कि ये जाहिर करने की कोशिश करेंगे जैसे उन्होंने तुम्हें देखा ही ना हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने भी यही महसूस किया था कि उनकी निगाह मुझ पर इत्तफाकन ही पड़ गई थी।
उसके बाद सब ने ही मेरी तरफ देखने से गुरेज किया था। अगर उनमें से कोई तुम्हें नजर भर कर देख लेता तो इजहार शनासाई लाजिम हो जाता जो उनके खिलाफ जाता, इसलिए वो यही जाहिर करेंगे जैसे उन्होंने तुम्हें देखा ही ना हो। उन्हें इस सिलसिले में खास हिदायत दी गई होंगी। मेरे इल्म में तो यही है ना कि तुम उनसे बगावत करके मुझसे आ मिली हो। स्लोया किसी सोच में पड़ गई, फिर चंद लम्हे बाद बोली, मेरी पोजीशन बहुत नाजुक हो गई है। ओलियो हावर्ड को जब ये इत्तला मिलेगी कि मैं अपनी असल शक्लो सूरत में सरेआम देखी गई हूँ तो वो क्या सोचेगा। जबकि तुम मेकअप के माहिर भी हो, क्या वो इस पहलू पर गौर नहीं करेगा कि तुमने उनसे बरगश्ता एक लड़की को मेकअप करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय इस तरह मंजरे आम पर क्यों आने दिया। तुम बहुत ज़हीन हो स्लोया, मैंने तहसीन आमेज लहजे में कहा। यह नुक्ता वाकई बहुत अहम है, मगर जल्दी में मैं इस तरफ तवज्जो नहीं दे सका था। फिर मेरा क्या बनेगा, मैं तो खतरे में पड़ गई। इसके बावजूद तुम्हें कोई खतरा नहीं है, मैंने कहा। अगर मैंने इम्तहानन तुम्हें तुम्हारी असल शक्लो सूरत में उन लोगों के सामने भेजा होता तो तुम्हें मेरी तरफ से खतरा हो सकता था। उनके इस रवैये से तुम्हारी पोजीशन मेरी नजरों में मशकूक हो सकती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। तुम मुझे चूंकि सब कुछ बता चुकी हो, लिहाजा मेरी तरफ से तुम्हें कोई खतरा नहीं है। मगर ओलियो हावर्ड का क्या बनेगा, वो तो यही सोचेगा कि तुम मेरी तरफ से मशकूक हो चुके हो और फिर मुमकिन है वो मुझे भी वापस बुलाने की कोशिश करे। ये मुमकिन है, मगर मेरे पास इसका तोड़ भी मौजूद है। तुम ट्रांसमीटर पर उसे इत्तला दोगी कि क्लब में उन लोगों से सामना होने पर तुमने अली यार खान को बहुत बुरा भला कहा और अली यार खान ने इस गलती पर शर्मिंदगी का इजहार करते हुए तुम्हारे चेहरे पर मेकअप कर दिया है और तुम्हें ओलियो हावर्ड के खिलाफ इस्तेमाल करने का ख्वाह है। हाँ, इस तरह मुमकिन है बात बन जाए। स्लोया सोच में डूबे हुए लहजे में बोली। फिर उसने चौंक कर कहा, तुमने कितने आदमियों की मदद से उन चारों पर काबू पाया था। मदद तो किसी की भी नहीं ली, मैंने तन्हा ही उन सब पर काबू पाया है। मैं उन सब को जानती हूँ, वो सब के सब खतरनाक लोगों में शुमार होते हैं, मगर तुम भी तो आखिर किसी बरते पर ही ओलियो हावर्ड के मद्दे मुकाबिल होने के दावेदार हो गए। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। हम शहर से बाहर निकल आए थे और थोड़ी ही देर बाद उस इमारत तक जाने वाली सड़क शुरू होने वाली थी। तुमने ये नहीं बताया कि ओलियो हावर्ड तक लाशें पहुँचाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करोगे। इमारत से कुछ फासले पर कार खड़ी करके हम वापस आ जाएंगे। उनका कोई आदमी अपनी गाड़ी देखकर इसके करीब जरूर आएगा और उसकी नजर उस पर्चे पर जरूर पड़ेगी जो मैं स्टीयरिंग से बांध दूंगा। इस तरह लाशें भी उस तक पहुंच जाएंगी और मेरा पैगाम भी। सुबह होने से कबल तो किसी का गुजर इस तरफ से होगा नहीं। स्लोया ने कहा, तो क्या सुबह तक कार यूं ही खड़ी रहेगी? क्या फर्क पड़ता है, उस सड़क से और गाड़ियां तो गुजरती नहीं होंगी। हाँ, वो आम गुजरगाह तो नहीं है, मगर कभी कभार कोई भूला भटका इस तरफ से गुजर भी जाता है। और पुलिस, बगैर तलब किए पुलिस के वहां जाने का क्या काम? स्लोया ने कहा, पुलिस तो हाईवे पर पेट्रोलिंग करती है और हाईवे वहां से कई मील के फासले पर है। आसपास किसी किस्म की आबादी भी नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई तरीका सोचेंगे, मैंने कहा। हम अब अपनी मतलूबा सड़क पर सफर कर रहे थे। मैंने कार की हेडलाइट्स बुझा दी थी। कुछ देर बाद इमारत नजर आने लगी और फिर मैंने तकरीबन इमारत से 1 फरलांग के फासले पर कार रोक दी। मेरे अकब में पीटर ने भी कार रोक दी थी। तुम जाकर पीटर की कार में बैठो और उससे कहो कि यू टर्न करके कार का रुख शहर की तरफ कर ले और इंजन स्टार्ट रखे। मेरे लिए कार का पिछला दरवाजा खुला रखना और उसे कहना कि मेरे बैठते ही उसे तेज रफ्तारी से कार चला देनी है। वापसी का सफर हम बहुत तेज रफ्तारी से तय करेंगे। स्लोया कार से उतरकर चली गई और मैंने ओलियो हावर्ड के नाम लिखा हुआ पर्चा स्कॉच टेप की मदद से स्टीयरिंग व्हील पर चिपका दिया। अब सिर्फ आखिरी मरहला रह गया था। मैंने चंद औजारों की मदद से हार्न के तार निकाले और दोनों तारों को आपस में जोड़ दिया। हार्न पुरजोश आवाज में बजने लगा। हार्न बजना शुरू होते ही मैं तेज रफ्तारी से दौड़ता हुआ पीटर की कार की तरफ गया। स्लोया अकबी नशिस्त पर बैठी थी और उसने मेरी हिदायत के मुताबिक कार का दरवाजा खोल रखा था। मैंने कार में छलांग लगाई और पीटर ने निहायत तेज रफ्तारी से कार चला दी। मैंने दरवाजा बंद किया और पलटकर इमारत की तरफ देखने लगा। मुझे इस वक्त बहुत मजा आ रहा है एलन, पीटर ने चहक कर कहा। जिंदगी में पहली बार मेरे तवस्सुत से ओलियो हावर्ड को कोई जिक्र उठाना पड़ी है। कार की रफ्तार पर तवज्जो रखो प्यारे पीटर, मैंने कहा, वरना उसकी जिक्र हमारी हजीमत में भी तब्दील हो सकती है। परवाह मत करो, पीटर ने हंसकर कहा। अगर किसी ने पीछा करने की कोशिश की तब भी हम तक नहीं पहुंच सकेगा। हमारी कार तो पहले ही परवाज कर रही है। वो ठीक कह रहा था। तेज रफ्तारी के बायस कार वाकई परवाज करती मालूम हो रही थी। मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर वो न सिर्फ कार तक पहुंच जाएंगे
बल्कि सब कुछ उनके इल्म में भी आ चुका होगा। जाहिर है हार्न बजने की मुसलसल आवाज वो कितनी देर नजरअंदाज कर सकेंगे, और फिर उस वीराने में तो वो आवाज कुछ ज्यादा ही भयानक तासुर पेश कर रही थी। अपनी कामयाबी की खुशी में हम एक जश्न मनाएंगे, पीटर ने कहा। अभी हमें जाकर अल्बर्ट से निमटना है। ये जश्न वगैरह फिर किसी वक्त के लिए उठा रखो। ओलियो हावर्ड से मालूम नहीं ऐसे कितने मार्के और होंगे, हर बार एक जश्न होगा। पीटर ने तरंग में आकर कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी फराहम की है। मैं सोच रही हूँ कि क्या तुमसे गलती नहीं सरजद हो गई। दफातन स्लोया ने कहा, कौन सी गलती? मैंने चौंक कर पूछा। तुम तहजीब की रिहाई का मुतालिबा भी कर सकते थे, दोनों काम एक साथ ही हो जाते। मैं हंस पड़ा। नहीं स्लोया, बात उस हद तक करनी चाहिए जिस हद तक निभ सके। अल्बर्ट की औकात ही क्या है, उसके बदले जो मुतालिबा मैंने किया है वो गैर मुतवाजन नहीं है। तहजीब के लिए तो लकी के इव्ज ही मुतालिबा किया जा सकता था। इसके अलावा उसे गलत फहमी में भी तो मुब्तला रखना है कि मैं तहजीब के बारे में लाइल्म हूँ। स्लोया ने सर को तफहीमी अंदाज में जुम्बश दी। कार अब न्यूयॉर्क की साफ सुथरी सड़कों से गुजरने के बाद एक रिहायशी इलाके की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद कार एक बंगले के फाटक पर रुक गई। पीटर ने मखसूस अंदाज में हार्न दिया और एक खूंखार किस्म के शख्स ने फाटक खोल दिया। पीटर गाड़ी अंदर लेता चला गया। पीटर के बाद मैं और स्लोया भी कार से उतर आए और उसकी मायत में बंगले के अंदर दाखिल हो गए। तुम यहाँ बैठो, उसने हमें आरास्ता पे रास्ता ड्राइंग रूम में बिठाते हुए कहा। मैं जरा शैंपियन की बोतल ले आऊं। तुम्हें जो कुछ करना है खुद ही करो पीटर, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं इस किस्म की लगवियात में तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा। ओह, तो तुम मेरी खुशी में शरीक नहीं होना चाहते? उसने अफसुर्दगी से कहा। खैर कोई बात नहीं, मैं अकेला ही जश्न मनाऊंगा। तुम्हारा जो जी चाहे करो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं होगी कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मुझे ये तो बता दो कि अल्बर्ट कहाँ है। चलो, पीटर ने मुर्दा सी आवाज में कहा और हम दोनों को बंगले के वस्ती कमरे में लाया। कमरा खासा बड़ा और फर्नीचर से महरूम था। फर्श पर सिर्फ एक कालीन बिछा था और उस पर एक तरफ अल्बर्ट पड़ा नजर आ रहा था। उसके हाथ अभी तक पुश्त पर बंधे हुए थे। हमें कमरे में दाखिल होते देखकर उसने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से हमें घूरा। शायद वो सो रहा था और दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई थी। तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती क्यों बंद कर रखा है? उसने अपनी मखसूस फटी फटी सी आवाज में कहा, जो मैं इससे कबल सुन चुका था। आखिर मेरा जुर्म क्या है? जैक्सन कहाँ है? मैंने उसकी बात का जवाब देने के बजाय पीटर की तरफ मुड़कर कहा, मैं देखता हूँ, वो यहीं किसी कमरे में होगा। पीटर उसे बुलाने चला गया। मुझे जाने दो वरना मैं तुम लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। अल्बर्ट दोबारा बोला। मैंने जैक्सन को बुलवाया है, अभी तुम्हारे सामने उससे बाज पुरस करूंगा। मेरा जुमला खत्म होने से कबल ही पीटर जैक्सन के साथ वापस आ गया। यह क्या हरकत है? मैंने जैक्सन से कहा। तुमने इस शरीफ आदमी को बिला वजह हब्से बेजा में रखा हुआ है। अब यह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएगा। तुम खुद ही पुलिस को जवाबदेही करना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जी, जैक्सन ने कहा। उसकी आंखें फरते हैरत से फैल गई थी। और क्या, अब खुद ही भुगतना। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, बुरे कामों का अंजाम भी बुरा होता है। ममा, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? जैक्सन ने हकला कर कहा। अब तजाहले आरफाना का भी मुजाहरा करोगे? मैं दाड़ा। अरे मियाँ, मैं मिस्टर अल्बर्ट की बात कर रहा हूँ, जिनका शुमार न्यूयॉर्क के शुरफा में होता है। आप ही ने तो कहा था। जैक्सन बहुत ज्यादा बौखला गया था। मैंने कहा था, मैंने कदरे ताज्जुब से कहा। मुझे तो याद नहीं। खैर कोई बात नहीं। फिर मैं अल्बर्ट से मुखातिब हुआ। माफ करना मिस्टर अल्बर्ट, मैं अभी आता हूँ, जरा जैक्सन के बयान की तस्दीक कर लूँ। मैं सबको अपने साथ आने का इशारा करते हुए कमरे से निकल आया। स्लोया के लिए हंसी रोकना दो बर हो रहा था। तुम भी अजीब आदमी हो, वो कह कहे लगाती हुई बोली। इस किस्म की बातें करते वक्त ये तो सोच लिया करो कि आसपास कोई ऐसा शख्स तो मौजूद नहीं जो अपनी हंसी पर काबू ना पा सकता हो। पीटर के होंठों पर भी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी, मगर जैक्सन हुनकों की तरह मुझे देख रहा था। क्या तुम मजाक कर रहे थे मिस्टर एलन? उसकी इस बात पर स्लोया की हंसी और तेज हो गई। मैं भी अपनी मुस्कुराहट पर काबू न रख सका। ये शख्स कुछ ज्यादा ही तेज मालूम होता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसके कस बल निकालने के लिए मैंने और ही तरीका सोचा है। खुदा का शुक्र है, जैक्सन ने इत्मीनान की गहरी सांस लेकर कहा, वरना तुमने तो मुझे दहला ही दिया था। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैंने पीटर और जैक्सन से कहा और फिर उन्हें बताने लगा कि अब हमें क्या करना है। मेरी बात सुनकर उन्होंने इस बात में सर हिलाए और फिर थोड़े से इंतजामात करके हम 15 मिनट बाद दोबारा उसी कमरे में दाखिल हो रहे थे। इस बार स्लोया साथ नहीं थी।